नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर मोतिहारी से, जहां तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान सभी पांचों बच्चे तालाब में डूब गए थे। ग्रामीणों के सहयोग से 3 बच्चों का शव निकाला गया, वहीं 2 बच्चों के शव की तलाश अभी जारी है। आपको बता दें कि घटना जिले के चकिया बाजार के नजदीक फुलवड़िया गांव की है, जहां ग्रामीण एक मृतक के शव को लेकर तालाब किनारे दाह संस्कार करने गए थे, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। अंतिम संस्कार के बाद लोग तालाब में स्नान करने लगे। बारिश की वजह से तालाब में पानी लबालब भरा हुआ था, जिसमें 5 बच्चे डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों लोग तालाब के किनारे पहुंचे। जिला प्रशासन की मदद से 2 बच्चों की शव की तलाश अभी जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां नहाने के क्रम में 5 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें कि नहाने के दौरान सभी 5 बच्चे तालाब में डूब गए थे। ग्रामीणों के सहयोग से 3 बच्चों का शव निकाल लिया गया है, वहीं 2 बच्चों के शव की तलाश अभी जारी है। घटना कैसे हुआ? वो लास्ट बुक नहीं आया था तो ये इसमें नहाने आया था। अच्छा, कितना बच्चे थे? इतना हम टाइम नहीं हम नहीं। बच्चा कितने थे? बच्चा 5। किसका किसका? विनोद भगत के, एगो रामा भगत के, एगो श्रीनाथ भगत के, एगो रूपा ठाकुर के, एगो शंभू भगत के। उस सबका नाम याद है? बच्चे लोग का? सबके हमें याद नहीं है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मोतिहारी से हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अमित, एक बड़ा हादसा हुआ है मोतिहारी में। नहाने के क्रम में 5 बच्चे डूब गए। फिलहाल 2 बच्चों की तलाश पुलिस कर रही है। जी, आपको बता दूं कि यह घटना महज कुछ देर पहले की है। दरअसल कल रात से ही इस इलाके में झमाझम बारिश हो रही है और इसी वजह से जो तालाब है वो सब भरा पड़ा है। और इसी बीच चकिया के फुलवरिया गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उस व्यक्ति के शव को गांव ग्रामीण लेकर दाह संस्कार के लिए उस तालाब के किनारे गए थे। और इसी बीच साथ साथ कुछ बच्चे भी मोहल्ले के गए थे और दाह संस्कार के बाद सब लोग स्नान करने लगे उसी तालाब में, जिस तालाब में पानी लबालब था। और इसी बीच साथ साथ वो बच्चे भी स्नान करने लगे, जिसमें 5 बच्चे डूब गए। और लोग जब तक 5 को निकालने का प्रयास करते तब तक सभी की मौत हो गई डूबकर ही। इसमें पहले तो 3 बच्चे को ग्रामीणों ने अपने सहयोग से उस पानी से निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चे गायब थे। हालांकि प्रशासनिक कार्य है वो हुई और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची और एनडीआरएफ की टीम ने उन 2 बच्चों को भी निकाल लिया। अभी फिलहाल 5 बच्चों को तालाब से निकाल लिया गया है। तो प्रशासन अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो 5 बच्चों के शव को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। 3 बच्चों के शव को पहले ही ग्रामीणों ने निकाल लिया था और अब 2 बच्चे जो पहले लापता थे उनके भी शव को एनडीआरएफ की टीम ने निकाल दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अमित। तो अब खबर बाढ़ के हरौली गांव से, जहां उस समय हाहाकार मच गया जब 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से किसी तरह शव को बाहर निकाला गया। परिजनों की चीख पुकार के बीच दोनों बच्चों का शव बाढ़ अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे खेलने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान वे सड़क के किनारे बने गड्ढे में भरे पानी में नहाने लगे। इसी दौरान डूबने से दोनों की मौत हो गई। तो खबर बाढ़ से, जहां हरौली गांव में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों ने बताया कि बच्चे खेलने गए हुए थे, लेकिन इस दौरान गड्ढे में भरा पानी देखकर वो उस गड्ढे में नहाने लगे थे और इससे डूबने से उनकी दोनों की मौत हो गई।
और अब खबर रोहतास के करगढ़ थाना क्षेत्र की, जहां बड़की अकौरी गांव में एक पुराना 2 मंजिला मकान के गिर जाने से उसमें दबकर 2 बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला चानू देवी भी है, वहीं 7 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसमें बच्चे तथा महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करगहर लाया गया है। साथ ही एक परिवार के हैं, सभी एक ही परिवार के हैं। बता दें कि घायलों में एक बच्ची, 2 बच्चे तथा 2 महिला शामिल हैं। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले जब मूसलाधार बारिश हुई थी तो पुराने मकान में दरार आ गया था। वो लोग मरम्मत करने की सोच रहे थे, अचानक रात में ये हादसा हो गया। सूचना मिलते ही सदर एसडीओ राजकुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। जमींदोज मकान के मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। तो बता दें कि 2 मंजिला मकान की गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 बच्चे हैं और एक महिला शामिल है। आपको बता दें कि इस पूरे घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, जहां कई लोग जख्मी हैं। रात में लोग को पहले से कुछ जर्जर अवस्था में था घर, और ये लोग का आभास भी था, लेकिन लोगों वहाँ से अपना सेफ्टी कवर नहीं किया था। आज रात में घटना घट गई है इस तरह का। इमीडिएट हम लोगों ने जो अपने तरफ से एम्बुलेंस भिजवाया, एमडीडीओ सीओ सभी लोग आए, मैं खुद आया और सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। सीतामढ़ी से सटे नेपाल भारत बॉर्डर पर तनाव बढ़ने लगा है। नेपाल सशस्त्र बलों ने सीतामढ़ी जिले के इंडो नेपाल के भिट्टा मोर बॉर्डर पर भारतीय क्षेत्रों में हो रहे सड़क निर्माण कार्य को रोक लगा दिया है। बता दें कि नेपाल पुलिस भारतीय क्षेत्र की 20 मीटर जमीन पर अपना दावा ठोक रही थी। सड़क का निर्माण भिट्टा मोर चौक से नो मैंस लैंड तक हो रहा है। सड़क निर्माण रुकने के बाद वहां तनाव बढ़ने लगा। निर्माण एजेंसी के कर्मियों के साथ साथ काम कर रहे मजदूर और स्थानीय व्यवसायी भी उग्र हो गए। स्थिति बिगड़ती देख दोनों तरफ के जवान बॉर्डर पर जमने लगे और एसएसबी के जवानों ने स्थिति संभालते हुए लोगों को यह कहकर शांत किया कि वरीय अधिकारी बात कर मामले को निपटा लेंगे। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के अधिकारी ने बताया कि नेपाल पुलिस ने सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई है। बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। दोनों देश के अधिकारी बात कर इसका हल निकालेंगे। बॉर्डर के 20 मीटर जमीन को अपना बताते हुए नेपाल पुलिस ने भिट्टा मोर मुख्य चौक से नो मेंस लैंड तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। भिट्टा कैंप के एसएसबी जवानों और नेपाल पुलिस के बीच हुई बातचीत से भी अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल सका है। जैसे वहाँ कोई इशू नहीं है। दोनों सीमा के लोग अपना वहाँ पे मिलके वो अपना पूरा सीमा का जांच कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सशस्त्र सीमा बल वहाँ पे मामला है। मार्केट के बाद पता चलेगा क्या कुछ यहाँ अभी जो कल बात हुई है इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। वास्तविक तौर पे ये इंडिया की जमीन है या नेपाल की जमीन है? देखने से तो लगता है कि इंडिया की जमीन है। वादा की नापी से पता चलेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर झारखंड की, जहां कोरोना वायरस संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। आम से लेकर वीआईपी भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्वारंटाइन है। झारखंड में बुधवार को कोरोना के 78 नए मरीज सामने आए हैं, जहां चतरा में 1, देवघर में 1, धनबाद में 23, दुमका में 3, ईस्ट सिंहभूम में 6, गढ़वा में 1, गुमला में 1, खूंटी में 1, कोडरमा में 17, पाकुड़ और रांची में 6, साहिबगंज में 10, सिमडेगा में 3 और सरायकेला में 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 3134 हो चुकी है। झारखंड में अभी 942 एक्टिव केस है, जबकि 2170 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना से राज्य में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी पूरी तरह से लॉकडाउन की मांग की है।
और इस पे अधिक जानकारी के लिए झारखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सोरेन फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, अब वहां के भी जितने भी सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में क्या कुछ बातचीत हो रही है? बिल्कुल, चूंकि सत्ता पक्ष के लोग ही फिलहाल कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और उनकी तरफ से ही यह मांग भी उठी है। उनके नेताओं ने कहा है कि बिहार के तर्ज पर यानी पटना और बिहार के अन्य जिलों में जिस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है दिनों के लिए, उसका अनुपालन या उसी तरह की एक्सरसाइज झारखंड में भी होनी चाहिए। और खासकर उन हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, चतरा, इस तरह के जो जिले हैं जहाँ संक्रमण की संख्या बेहद अधिक है और जो नए मरीज भी आ रहे हैं वो इन जिलों से ही आ रहे हैं, तो यहाँ भी इस तरह के इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए या इस तरह के एहतियाती कदम उठाने चाहिए। हालांकि राजधानी रांची में मुख्यमंत्री ने कल ही खुद को स्वतः होम क्वारंटाइन कर लिया था। प्रोजेक्ट बिल्डिंग और मंत्रालय के अलग अलग हिस्सों के सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, की जा रही थी। इसके बाद जो पार्टी के दफ्तर हैं, जेएमएम के दफ्तर को फिलहाल बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। वहीं पार्टी के दूसरे दफ्तर जैसे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में रोज मंत्री वहां जनता दरबार लगाते थे या रोज पार्टी दफ्तर में बैठते थे। अब मंत्रियों का वहां की बैठक नहीं होगी या मंत्री वहां पार्टी दफ्तर नहीं जाएंगे। बीजेपी के दफ्तर में भी अनजान लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एहतियात के तौर पर कई कदम अपने अपने तरीके से लोग उठा रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, सरकार हो या फिर आम लोग हो। लेकिन अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी इस बात की हिमायती हैं, इस पक्ष में है कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए फिर से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि बढ़ते हुए संक्रमण पर काबू पाया जा सके। कल 150 के करीब संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद उसके एक दिन पहले भी 150 के करीब संक्रमितों की संख्या थी। तो संक्रमितों की सही फिगर आने से पहले ही संक्रमण को लेकर के एक नए वातावरण यहाँ झारखंड में नजर आ रहा है। बिल्कुल सोरेन जी, जिस तरीके से झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ चुका है, ऐसे में जिस तरीके से सत्ता पक्ष मांग कर रही है लॉकडाउन को लेकर, अब देखना यह है कि क्या अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी कुछ हफ्ते, कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लागू होगा या नहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सोरेन जी। खबर रांची से, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ऑपरेशन हुआ है। फिलहाल रिकवर रूम में शिफ्ट किए गए हैं मंत्री। जांच के बाद मंत्री को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। और इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी निलय फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। निलय, स्वास्थ्य मंत्री का सफल ऑपरेशन हर्निया का हो गया है और फिलहाल रिम्स का क्या माहौल है? क्या वहां पे कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है मंत्री को देखने के लिए? जी देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके हर्निया का ऑपरेशन आज सफल ऑपरेशन हुआ है। एक बात है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आई है, यानी कि एक माना जा रहा था कि अभी एक मंत्री मिथिलेश ठाकुर और एक विधायक प्रसाद महतो जो कि दोनों क्वारंटाइन है और उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो अब क्योंकि के संपर्क में भी कई मंत्री आते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्होंने भी एहतियातन अपना चेकअप करवाया है और ये रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ये एक खुशी की बात है, संतोषजनक बात है। और उनका हर्निया का सफल ऑपरेशन भी हो गया है। अब उन्हें रिकवर रूम में रखा गया है। कुछ मेडिकल चेकअप के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उन्हें आज ही उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा और जो रूटीन जो उनकी जो इलाज होती है वो होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो संतोषजनक बात है। अब मुख्यमंत्री ने भी अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। मुख्य सचिव समेत कई और भी जो उनके संपर्क में आए थे, चाहे उनके आसपास के जो कर्मचारी हैं, चाहे प्रेस सलाहकार हों या उनके आप सचिव हों, उनके ओएसडी हों, सब उन्हें अपने आप को क्वारंटाइन किया है, आइसोलेट किया है, माफ कीजिएगा, आइसोलेट किया है। और उम्मीद की जा रही है कि सबकी रिपोर्ट भी निगेटिव ही आएगी। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि सभी कुशल हों और सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का सफल हर्निया ऑपरेशन हो चुका है और वो अभी रिकवर रूम में शिफ्ट किए जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निलय।
पटना में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने आज आइसोलेशन कोच को तैयार कर दिया है। आइसोलेशन कोच को प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर लगा दिया गया है। हालांकि अभी कुछ के अंदर आइसोलेशन वार्ड में व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने 600 बेड के आइसोलेशन कोच को तैयार कर दिया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने आइसोलेशन कोच को तैयार कर दिया है। इस समय हम पटना जंक्शन पर खड़े हैं, हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। ये रेलवे का आइसोलेशन कोच है। देखिए किस तरीके से रेलवे ने पूरी तरीके से आइसोलेशन कोच को तैयार कर दिया है। ये नजारा है, पूरी तरह से इसमें वो व्यवस्था की गई है जिस तरीके जो व्यवस्था थी। पूरी व्यवस्था के साथ साथ यहाँ कह सकते हैं कि सब कुछ लगाया गया है और आइसोलेशन वार्ड रेलवे का तैयार हो चुका है। ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरीके से रेलवे ने घोषणा किया था पटना में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, इसे देखते हुए रेलवे ने ये आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह से तैयार कर दिया है और ये आइसोलेशन वार्ड पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहां से कह सकते हैं कि शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही प्रशासन को इस बात की जानकारी मिलेगी, प्रशासन यहाँ लोगों को आइसोलेट करेगा और पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ये पूरी व्यवस्था कर दी गई है और फिलहाल आइसोलेशन कोच तैयार हैं और आइसोलेशन कोच तैयार है। इसका सीधा मतलब है कि अब संक्रमण जो बढ़ा है उसे देखते हुए पटना कह सकते हैं कि रेलवे ने पूरे मामले में तत्काल जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए ये आइसोलेशन कोच को तैयार कर दिया है। पटना जंक्शन से मरगूब आलम, पटना। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि विकास दुबे का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। उसे 3-4 महीने में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एमपी पुलिस को मैं सलाम करता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मुझे पक्का विश्वास था उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज लेगी ऐसे गैंगस्टर को और मध्य प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं अब यही चाहूँगा कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल हो, 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर अंतिम मुकाम तक पहुँचे, न्यायालय का फैसला आए और ये संदेश पूरे देश में जाए कि पुलिस के साथ जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, चाहे जितनी बड़ी औकात हो, उसको अंतिम मुकाम तक पुलिस पहुँचा करके छोड़ेगी। गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों में बिजली कट से परेशान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यालय के पास धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग के कर्मचारी गांव को शहरी फीडर से उन्होंने जोड़ा था। बावजूद इसके गांव में बिजली की लगातार कटौती की जा रही है। ग्रामीणों ने बिजली की लचर व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की है। मुख्यालय में जब शहरी फीडर लगाया गया तो गाँव के लोगों में बहुत आशा और उम्मीद जगा कि अब हम लोग को 24 घंटा बिजली मिलेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से शहरी फीडर लगा है तब से गाँव का बिजली आंख मिचौली करने लगी है और इतना बद से बदतर स्थिति हो गया है कि दिन भर में 10 बार लाइन कटता है और कभी आता है, कभी तुरंत चला जाता है। इतना स्थिति खराब हो गया है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है। मोबाइल चार्ज करने के लिए हम लोग को वेल्डिंग मशीन जहां चलता है वहां पर लगा कर अपना मोबाइल चार्ज करना पड़ रहा है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के आयुष कुमार हिंद सेकेंड स्टेट टॉपर बने हैं। लोहरदगा के रहने वाले आयुष को मैट्रिक परीक्षा में 97.6% अंक हासिल हुए हैं। आयुष के रिजल्ट से उनके माता पिता काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आयुष के पिता प्रदीप कुमार हिंद राजकीय कृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं और मां दीप्ति कुमारी भी एक निजी विद्यालय में शिक्षिका है। आयुष IIT से बीटेक और एमटेक करने के बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और एकदम अनएक्सपेक्टेड और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इसका श्रेय मैं सबसे पहले अपने शिक्षकों को देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हर कदम पर बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा और जहाँ भी मेरे डाउट्स होते थे वहाँ पर हर जगह क्लियर करते आते थे और फिर उसके बाद मैं अपने आश्रम अध्यक्ष को भी बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा इसका, क्योंकि उन्होंने भी हर कदम पर मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। पूरे परिवार बहुत खुश है, बहुत उत्साह है हम लोगों के अंदर और विशेष करके हमको बहुत खुशी हो रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन पदाधिकारी उप निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सभी को आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव कराना है, इसको लेकर कई निर्देश और टिप्स दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे बिहार से सभी जिलों से निर्वाचन पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार क्षेत्रीय बैठक का दौर जारी है। गुरुवार को भी 7 जिलों की बैठक हुई। बैठक में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिले की क्षेत्रीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समेत 7 जिले के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। सासाराम में एक छात्र की हत्या से सनसनी फैल गई। नगर थाना क्षेत्र के तकिया के पास रेलवे ट्रैक से छात्र का शव बरामद किया गया। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। मृतक रीवा निवासी कालिका राय का पुत्र था। हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन। टेस्ट एग्जाम देने वाला से चालू था और 1 हफ्ता पहले गांव से आया है और उस कोचिंग में डीके पांडे कुछ कहलाते हैं, कोचिंग में पढ़ता था। जो 4 ही बच्चा पढ़े हैं। ये 6:30 बजे रात को निकला है कॉपी लेने के लिए, कॉपी लेने नहीं गया है और उसमें से 4 मैंने प्रशासन का नाकामी का ही है। प्रशासन के पास हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के बीच में एप्लीकेशन दिया है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई नहीं करवा, बल्कि वहाँ एक मैडम थी तो हम लोग को ऊपर लगी आ जाएंगी। कैमूर के बबुआ थाना क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी सेविका को 100 रुपया मांगना भारी पड़ गया। दरअसल उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सिलेंडर दिलाने के नाम पर महिला ने 100 रुपये का डिमांड किया। महिला के पैसे मांगने पर वहां की महिलाएं आक्रोशित हो गई। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर की भी गिरफ्तारी हुई है। आखिर आंगनबाड़ी सेविका के पास ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसने मात्र 100 रुपए की मांग की। रिश्वत के तौर पर अक्सर लोग बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि पूरे मामले की सत्यता की जांच की जा रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।